सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में जैसे कि डीसी मशीन से रिलेटेड फर्दर टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंटिन्यू सीरीज चलती आ रही है डीसी मशीन पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में गेट के। कि अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं GAOTSY, GAOTSY, ध्यान से देखिएगा, कूपन कोड प्रॉपरली यूज़ करिएगा तो आपको आप सरप्राइज डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए ये ऑफर वैलिड है। फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए ये ऑफर वैलिड है, इजंट इट? एंड SSC JEE इलेक्ट्रिकल, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हर ईयर SSC JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं सॉरी। तो इसके लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है और ये इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है। कि कुछ एस्पिरेंट्स सब्जेक्ट्स वाइज प्रिपेयर करना पसंद करते हैं कि पहले एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, जो ऑलमोस्ट फ्रेशर्स होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ऑलरेडी सब्जेक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ईयर वाइज पेपर देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से, सारे सब्जेक्ट से किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, ईयर वाइज भी अवेलेबल है और ये दोनों फैसिलिटी एक ही बुक में अवेलेबल है, तो आपको सेपरेट बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो SSC JEE पेपर 1 के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये ई बुक है। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर बुक तक पहुंच सकते हैं एंड फ्री सैंपल्स आप प्ले स्टोर में जाके वॉच आउट कर सकते हैं, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, एक बार सैंपल जाके ज़रूर देखिएगा कि किस फैशन में ये बुक अरेंज की हुई है। नाउ RRB JEE 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है और अगर आप CBT 1 का एग्जामिनेशन दिए हुए हैं तो CBT 2 का एग्जामिनेशन जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, जिसके कोर्स प्राइस गेट एकेडमी का जो कोर्स है 499 में अवेलेबल है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं इस पर। एंड अगर आप फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए CBT 1 एंड CBT 2 दोनों का कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 777 में, जो कि CBT 1 में नॉन टेक्निकल पार्ट एंड CBT 2 का टेक्निकल पार्ट, सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गेट 2026 का कोर्स प्राइस 2,222 रुपीज़ है एंड 27 का कोर्स 3,333 है एंड 28 का कोर्स 5,555 में अवेलेबल है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। नाउ गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे RRB JEE, SSC JEE 777 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में अवेलेबल है, जो कि प्लेसमेंट वगैरह से रिलेटेड है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ESE नॉन टेक्निकल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग
इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको नॉन टेक्निकल वाला यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो 777 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, या इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आपको नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग, कंट्रोल, सिग्नल्स, मेजरमेंट, डिजिटल, ईएमटी, इलेक्ट्रिकल मशीन, माइक्रो प्रोसेसर, और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल के इंडिविजुअल बेसिस पे, और अदरवाइज आप बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चूज करके आप एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेज में। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। जो 25 गेट के कोर्सेज में एनरोल किए हुए थे, 26 में एनरोलमेंट चाह रहे हैं, 1500 रुपीज़ पे करके आप 26 में एनरोल कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स प्लस मेंस 1111 में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और प्रीलिम्स में इस बार के यूपीपीएससी एई में 22 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में, जो कि कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं, जिसमें आपका आईसीटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, 22 सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे 1111 में प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज गेट 2025 के लिए 333 में अवेलेबल है, और इसमें टॉपिक वाइज 28, सब्जेक्ट वाइज 12 टेस्ट, बेसिक लेवल के, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है, एंड टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इस 76 टेस्ट को अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर 2 मार्क के करें, पहले टेक्निकल सेक्शन करें या फिर एप्टीट्यूड वाला सेक्शन पहले करें, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी डेवलप होगा। टॉपर्स का पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलर पेपर में कितना मार्क्स आ रहा है, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से हैं, वीक एरिया कौन से हैं, कहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे थ्योरी रिवाइज करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा आपको, राइट। और इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे रेक्टिफाई करके आप गेट एग्जामिनेशन तक ऑफिशियल जो पेपर आएगा आपके सामने, तो आप अपनी जो भी टेक्निकल एबिलिटी है उसको एनहांस कर चुके होंगे, और ऑफिशियल गेट पेपर में एक बेहतरीन रैंक को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो 76 टेस्ट जो हैं गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज, जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर होता है, कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी तरीके से ध्यान में रख के गेट एकेडमी की टीम इन 76 टेस्ट को डिज़ाइन की हुई है कि कभी भी रिपीटेड एंड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और नए नए कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने के लिए मिलेगा, और बेस्ट पॉसिबल रैंक तक आप इससे पहुंच सकते हैं, राइट, जिसकी प्राइस 333 है। जनरल एप्टीट्यूड, गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज 13 से 15 मार्क्स का होता है गेट एग्जाम में, 13 से 15 मार्क्स, जो कि किसी भी टेक्निकल पेपर से ज़्यादा वेटेज रखता है, राइट। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है, एंड जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और किसी रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए सेशन में हम लोग मूव करते हैं, डीसी मशीन के सेशन में थे हम लोग, और हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्टली, तो वहीं से टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट देखा हुआ था हम लोगों ने।
तो ये क्वाइल स्पैन और पोल पिच के बारे में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फुल पिच वाइंडिंग एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग इसको बोलते हैं, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं डबल लेयर वाइंडिंग के बारे में। तो डबल लेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग। तो ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि टू कॉइल साइड्स आर प्लेस्ड ऑन वन स्लॉट इन लार्ज मशीन्स। जस्ट अ सेकेंड। Okay, let us discuss डबल लेयर और टू लेयर वाइंडिंग। तो यहाँ पे डिस्कस करें अगर, एक मिनट रुकेगा थोड़ा सा। जस्ट अ सेकेंड। तो सिंगल लेयर और डबल लेयर बाइंडिंग के बारे में अगर डिस्कस करें हम लोग, तो ध्यान देते हैं। वन coil side is placed in one slot is called as single layer winding। one coil side is placed in one slot is called as single layer winding। जैसे कि स्मॉल मशीन्स में अगर डिस्कस करें हम लोग, तो अगर रोटर स्लॉट इस तरीके से हैं, नंबर वन स्लॉट, टू स्लॉट, थ्री स्लॉट, फोर स्लॉट, तो कॉइल साइड्स जो होते हैं, कि हम लोग ने डिस्कस किया था कॉइल्स क्या होती हैं। ऐसे कंडक्टर से मिलके टर्न टू टर्न हम लोग कॉइल बनाते हैं, सिंगल टर्न कॉइल, मल्टी टर्न कॉइल, ये सारा डिस्कशन हुआ था हमारा।
तो ये थी सिंगल टर्न कॉइल। इसी तरीके से मल्टी टर्न कॉइल रहती है, एंड ये एक कॉइल साइड हुआ, ये दूसरा कॉइल साइड हुआ, साइड वन। इसको एक सर्कल से और इसको एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। दिस इज कॉइल साइड, कॉइल साइड। और ये भी क्या है, कॉइल साइड है, कॉइल साइड, राइट। तो इन्हीं कॉइल साइड्स को इन स्लॉट्स में प्लेस करना है हम लोगों को। तो स्मॉल मशीन्स में हम लोग सिंगल लेयर वाइंडिंग यूज करते हैं, जिसका डेफिनेशन होता है सिंगल लेयर वाइंडिंग का, वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट। तो एक कॉइल साइड अगर एक स्लॉट में प्लेस की गई है तो कुछ इस तरीके से प्लेस की जाएगी, 1 2 3 4, जिसको हम लोग सिंगल लेयर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, सिंगल लेयर वाइंडिंग, इजंट इट। जिसमें कॉइल्स क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स 30 है, 30 कॉइल्स हैं। अगर सपोज किया हम लोगों ने एक वैल्यू, नंबर ऑफ कॉइल्स अगर 30 हैं तो कॉइल साइड कितने होंगे, एक कॉइल के 2 साइड होते हैं तो 30 कॉइल के कितने साइड होंगे, 60 कॉइल साइड्स होंगे, राइट। तो स्लॉट्स कितने नीडेड होंगे यहाँ पे, एक कॉइल साइड को एक स्लॉट में प्लेस करना है तो स्लॉट्स नीडेड जो होंगे वो 60 होंगे, स्लॉट्स नीडेड 60 होंगे, तो 60 ही होंगे। तो नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर लिखना चाहें आप तो नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स, कि स्लॉट्स का जस्ट हाफ नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, या फिर स्लॉट्स निकालना है तो कॉइल से में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ स्लॉट आपको रखने पड़ेंगे, राइट। तो फॉर्मूला में अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला हो गया, रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जनरल थिंग। तो अब डबल लेयर बाइंडिंग के बारे में बात करें, इन 2 लेयर्स, डबल लेयर बाइंडिंग इन 2 लेयर्स। तो डबल लेयर बाइंडिंग इन 2 लेयर्स क्या होती है, 2 कॉइल साइड्स आर प्लेस्ड इन 1 स्लॉट। देखिए एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड्स प्लेस्ड है, एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड्स प्लेस्ड हैं, एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड्स प्लेस्ड हैं, और कितने लेयर्स बना रहे हैं, ये लेयर 1 हो गया एंड लेयर 2 ये हो गया, राइट। तो इन स्लॉट्स में, एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड्स प्लेस्ड हैं, 2 कॉइल साइड्स आर प्लेस्ड इन 1 स्लॉट इज कॉल्ड ए डबल लेयर बाइंडिंग, जो कि लार्ज मशीन्स में हम लोग यूज करते हैं डबल लेयर बाइंडिंग। तो डबल लेयर में अगर नंबर ऑफ कॉइल 30 है तो कॉइल साइड्स कितने होंगे, 60 होंगे, 60 कॉइल साइड्स होंगे, राइट। ऑब्वियस सी बात है, कॉइल अगर 30 है तो कॉइल साइड्स कितने होंगे, एक कॉइल के कितने साइड्स होते हैं, 2, तो 30 के कितने होंगे, 60 होंगे। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने लगेंगे, 2 कॉइल साइड्स आर प्लेस्ड इन 1 स्लॉट, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने लगेंगे, 30 ही लगेंगे, राइट। क्योंकि 2 कॉइल साइड्स एक स्लॉट में प्लेस किए जा रहे हैं, तो टोटल 60 कॉइल साइड्स है, टोटल 60 कॉइल साइड्स है। तो 2 कॉइल साइड एक स्लॉट में प्लेस किए जाएं तो 30 स्लॉट्स लगेंगे। ये जनरल आइडिया है ना, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन फिर भी आप अगर फॉर्मूला चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट चाहिए तो जितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उतने नंबर ऑफ स्लॉट लगेंगे, 30 कॉइल्स थे तो 30 स्लॉट लगे, कॉइल साइड 60 थे तो 30 स्लॉट्स लगे, राइट। तो लाइक दैट। अब ये भी लार्ज मशीन्स में हम लोग यूज करते हैं, ये भी डबल लेयर ही है। देखिए कितने लेयर्स बन रहे हैं, 1 and 2, टॉप एंड बॉटम, डबल लेयर बाइंडिंग है। तो यहाँ का डेफिनेशन ये कहता है 4 कॉइल साइड्स आर प्लेस्ड इन 1 स्लॉट। यहाँ पे 4 कॉइल साइड्स को एक स्लॉट में प्लेस करके रखा हुआ है, 4 कॉइल साइड्स को एक स्लॉट में प्लेस करके रखा हुआ है, isn't it? तो ये भी डबल लेयर का एग्जांपल है, 2 लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं लेकिन 4 कॉइल साइड्स प्लेस्ड हैं 1 स्लॉट में। तो अगर नंबर ऑफ कॉइल्स 30 है तो कॉइल साइड 60 होंगे, सभी में 60 होंगे, क्योंकि एक कॉइल के 2 साइड्स होते हैं तो 30 के कितने होंगे, 60 साइड्स होंगे। अब 4 कॉइल साइड अगर एक स्लॉट में प्लेस करें तो कॉइल साइड कितने हैं, 60, 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 15, 60 डिवाइडेड बाई 4 15 आ जाएगा, राइट। तो 15 स्लॉट्स लगेंगे, ऐसे ऐसे कितने स्लॉट लगेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट कम हो जाएंगे क्योंकि 4 कॉइल साइड्स एक ही स्लॉट में प्लेस किए जा रहे हैं, 4 कॉइल साइड्स एक ही स्लॉट में प्लेस किए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्लॉट केवल और केवल 15 लगेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे क्या है, 2 स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट ये है, दूसरा स्लॉट ये है। यहाँ पे भी डबल लेयर है, एक लेयर ये, दूसरा लेयर ये। यहाँ पे 6 कॉइल साइड्स आर प्लेस्ड इन 1 स्लॉट, 6 कॉइल साइड्स आर प्लेस्ड इन 1 स्लॉट। तो नंबर ऑफ कॉइल अगर 30 है
तो कॉइल साइड कितने होंगे 60, स्लॉट्स कितने लगेंगे 60 डिवाइडेड बाई 6, तो मतलब 10 स्लॉट में काम हो जाएगा हमारा, 10 स्लॉट लगेंगे काम होने के लिए, राइट। तो 10 स्लॉट्स में हमारा काम हो जाएगा। ये था आपका स्मॉल मशीन एंड लार्ज मशीन्स में सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग्स यूज करते हैं रेस्पेक्टिवली। तो ये हो गया सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग, राइट, समझ में आ गया। अब मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, मल्टीप्लिसिटी एम, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, एम होती है। इफ डीसी वाइंडिंग्स आर क्लोज्ड वाइंडिंग्स, if there is one completely closed set of winding, it is known as simplex winding with multiplicity factor m is equals to 1। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डीसी वाइंडिंग्स कैसी होती हैं, क्लोज्ड वाइंडिंग्स होती हैं इस तरीके से। जो आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग प्लेस करेंगे कि यहाँ पे सपोज करिए एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, और इन दोनों के बीच में रोटर रखा हुआ है इस तरीके से, उसके ऊपर में वाइंडिंग कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरीके की वाइंडिंग है, क्लोज्ड वाइंडिंग हो गई। if DC windings are closed winding, if there is one completely closed set of winding is known as simplex winding with multiplicity factor m is equals to 1। m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 होगी। नाउ सेकेंड अगर हम लोग डिस्कस करें, if there are two such completely closed set of windings connected in parallel, it is known as duplex। कि यहाँ पे इसी वाइंडिंग को हम लोगों ने दो सेट में डिवाइड किया, कि एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, और इन दोनों वाइंडिंग्स को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो ये दोनों वाइंडिंग्स कैसे हैं, पैरेलली ज्वाइंड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये डुप्लेक्स वाइंडिंग का एग्जांपल हो जाते हैं। If two such completely closed set of windings connected in parallel, it is known as duplex winding। m is equals to 2 हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली थ्री सेट्स क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लेक्स, m की वैल्यू 3। एंड फोर सेट्स ऐसे ऐसे कहलाएंगे क्वाड्रुप्लेक्स, जो कि m की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, राइट। तो ये होती है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग इंक्रीजेस द करंट रेटिंग और लोडिंग कैपेबिलिटी ऑफ मशीन। ये क्या करती है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, करंट रेटिंग को इंक्रीज करती हैं एंड लोडिंग कैपेबिलिटी ऑफ मशीन को इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर मोर एडवांटेजियस इन वेव वाइंडिंग देन लैप वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा, ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। तो लैप वाइंडिंग में मल्टीप्लिसिटी यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज़ करने से और ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होने से क्या होता है कि करंट ये 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर टोटल 4 एम्पियर करंट ये कैरी कर सकता है, राइट। और अगर 2 ही रहते तो ये 1 एम्पियर ये 1 एम्पियर, मतलब केवल 2 एम्पियर कैरी कर सकता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होने का मतलब है वोल्टेज रेटिंग इसकी ज़्यादा होगी एंड वोल्टेज रेटिंग इसकी कम होगी। देखेंगे ये सब कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग इंक्रीजेस द करंट रेटिंग और लोडिंग कैपेबिलिटी ऑफ मशीन।
These are more advantageous in wave winding than lap winding. तो वेव वाइंडिंग में अगर मल्टीप्लिसिटी यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज करते हैं, तो उसकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट। तो these are more advantageous in wave winding because in lap winding already number of parallel paths are more. We need not to increase further number of parallel paths, right? So these are more advantageous in wave winding than lap winding. Next point है, for a given number of conductors multiplicity is increased the current rating while decreasing its voltage rating. For a given number of conductor, given number of conductor का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट है, कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, गिवन नंबर ऑफ कंडक्टर, कांस्टेंट नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द सेंस, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कंडक्टर्स मल्टीप्लिसिटी इज इंक्रीज, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस द करंट रेटिंग व्हाइल डिक्रीजिंग द वोल्टेज रेटिंग। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ेंगे तो करंट रेटिंग इंक्रीज होती है, जबकि वोल्टेज रेटिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, तो हम लोगों ने द बेसिक क्लासिफिकेशन इज डन डिपेंड्स ऑन द क्लोजर, कि क्लोजर किस तरीके से है, ओपन वाइंडिंग और क्लोज वाइंडिंग। देखिए एसी मशीन्स में हम लोग ओपन वाइंडिंग यूज करते हैं, ओपन वाइंडिंग एसी जनरेटर्स में यूज करते हैं। एसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग जो होती हैं वो ओपन टाइप हो सकती हैं, जैसे कि स्टार कॉन्फ़िगर्ड हो सकती हैं, डेल्टा कॉन्फ़िगर्ड हो सकती हैं। तो डेल्टा तो क्लोज है, लेकिन स्टार क्या होता है, ओपन है, ओपन वाइंडिंग है। तो एसी मशीन वाइंडिंग्स आर ओपन वाइंडिंग, जबकि डीसी मशीन्स में ऑलरेडी ऑलवेज क्लोज्ड वाइंडिंग ही हम लोग चूज करते हैं, क्लोज्ड वाइंडिंग, कि जो भी वाइंडिंग रहेगी वो कंप्लीटली क्लोज्ड रहेगी। तो क्लोजर कैसा है, क्लोज वाइंडिंग इसको हम लोग कहते हैं। ओपन वाइंडिंग किसको कहेंगे, कि ये वाइंडिंग कई पार्ट में डिवाइडेड है एंड सेपरेटेड है, ओपन है। तो क्लोज्ड कैसे होते हैं, ग्रैम रिंग वाइंडिंग एंड ड्रम वाइंडिंग। तो ये दोनों दो काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस है। ड्रम में क्या होता है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग एंड फ्रॉग वाइंडिंग मिक्सचर होती है ये, राइट। लैप और वेव की मिक्सचर, जिसको फ्रॉग वाइंडिंग, फ्रॉग लैग कहते हैं हम लोग, इजंट इट, फ्रॉग लैग वाइंडिंग। तो ड्रम में के क्लासिफिकेशन में लैप एंड वेव एंड फ्रॉग लैग आता है, जो कि मिक्सचर होती है लैप एंड वेव की। एंड क्लोज का ही एग्जांपल है ग्रैम रिंग वाइंडिंग, ग्रैम रिंग। अब देखते हैं ग्रैम रिंग कैसा होता है। डीसी जनरेटर वाइंडिंग शुड बी क्लोज्ड टाइप एज देयर इज अ कम्यूटेटर। डीसी वाइंडिंग शुड बी क्लोज टाइप एज देयर इज अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग सारी की सारी वाइंडिंग्स किससे अटैच्ड रहती हैं, आपके कम्यूटेटर में एग्जैक्ट रेप्लिका देखने के लिए मिलता है, कि जो भी आर्मेचर वाइंडिंग है वो एग्जैक्ट रेप्लिका वहाँ पे कम्यूटेटर में देखने के लिए मिलता है। तो क्लोज होती हैं। एंड ग्रैम रिंग वाइंडिंग क्या होती है, देखिए इस तरीके से फ्रेम है, इस तरीके से फ्रेम है, और इस फ्रेम में इस तरीके से वाइंडिंग्स अटैच्ड है, कि यूं किया, यू, एंड देन ऐसा, एंड देन ऐसा, इस तरीके की वाइंडिंग को हम लोग कह रहे हैं ग्रैम रिंग वाइंडिंग, ग्रैम रिंग वाइंडिंग। तो ही अभी हम लोग ड्रम टाइप ही लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ग्रैम रिंग का जमाना गया, राइट। एंड the first form of armature winding which has been totally replaced with drum type due to the following disadvantages। कि ग्रैम रिंग के क्या disadvantages होते थे, half of the ton is wasted which is lying inside the armature core। कि अगर इस तरीके से वाइंडिंग हम लोग प्रोवाइड करें, तो इसका ये देखिए, ये ऐसी लपेटी हुई अंदर से होती हुई जा रही है ना, ऊपर के फ्रेम में तो है नहीं। ऊपर ऊपर के जितने भी कंडक्टर्स हैं वो ना स्टेटर से जो फ्लक्स आ रही है उनसे लिंक करेंगे, अब इस फ्रेम के अंदर में जो कंडक्टर्स हैं वो तो लिंक करेंगे नहीं। तो हाफ ऑफ द पोर्शन वाइंडिंग का लेंथ वेस्ट हो जाता था
जिससे जो कि फ्लक्स लाइंस लिंक नहीं हो पाती थी, जिससे वेस्ट हो जाता था। इसीलिए हम लोग ग्राम रिंग को कंप्लीटली रिप्लेस कर चुके हैं ड्रम टाइप वाइंडिंग्स ड्रम टाइप वाइंडिंग्स। एंड सेकंड डिसएडवांटेज था इंसुलेटिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड डिजाइन इज कॉस्टली। देखिए इंसुलेशन भी कॉस्टली होगा, क्योंकि इनसाइड इंसुलेशन हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करें तो ये जो फ्रेम है हाईली परमिएबल मटेरियल है, जितने भी परमिएबल मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं। तो इसके ऊपर में अगर वाइंडिंग की हुई है, इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है, तो कंडक्टर टू कंडक्टर, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, कंडक्टर टू कंडक्टर ऑलवेज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कंडक्टर टू कंडक्टर ज्वाइन कर दे तो मशीन में इंटरनल शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इंसुलेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस मेंटेन करने की जरूरत है, मेंटेनेंस करने पड़ेगा। एंड रिपेयर एंड डिज़ाइन कॉस्टली है, इजी डिज़ाइन भी नहीं है, इनसाइड प्लेस करना पड़ेगा हम लोगों को। एंड कॉस्टली भी होगा ये, क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द टर्न जो है इस कंडक्टर का वो इनसाइड होता हुआ जा रहा है, जो कि कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। तो जितना पैसा लग रहा है मशीन बनाने के लिए उतना यूटिलाइज कर पाएंगे क्या हम लोग मटेरियल का? नहीं, राइट। तो ये कॉस्टली अफेयर होगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस के हेल्प के वजह से हम लोग ग्रैब रिंग नहीं यूज करते, केवल ड्रम टाइप वाइंडिंग आज के समय में हम लोग यूज करते हैं। ड्रम टाइप वाइंडिंग कैसी होती है, जो कि अभी तक आप देखते आ रहे थे एसी मशीन्स पे, कि इस तरीके से स्लॉट्स होते हैं और इन स्लॉट्स में कॉइल हेड्स प्लेस किए जाते हैं कुछ इस फैशन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रम वाइंडिंग। द आर्मेचर कोर इज अ सिलेंड्रिकल ड्रम। आर्मेचर कोर कैसा है? सिलेंड्रिकल ड्रम है, विच इज स्लॉटेड ऑन दी पेरीफेरी। आउटर पेरीफेरी में अगर रोटर है तो उसके आउटर पेरीफेरी में, स्टेटर है तो उसके इनर पेरीफेरी में, ताकि जो फ्लक्स लाइंस आए वो एयर गैप में आ सके। रोटर के बाहर से ही जाएंगी फ्लक्स लाइंस एयर में, स्टेटर के अंदर से ही आएंगी एयर में, राइट। तो स्टेटर में स्लॉट्स जो है इनर पेरीफेरी में प्रोवाइड करते हैं, जबकि रोटर में आउटर पेरीफेरी में प्रोवाइड करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। द आर्मेचर कोर इज सिलेंड्रिकल ड्रम which is slotted on the periphery where the winding is placed in that, and number of tons are wasted, designed maintenance and repair is comparatively easy। जितने नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे भी वेस्ट होंगे, लेकिन जितने वहां पे होते थे उतने यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि बैक टू बैक लेंथ कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। कि एक कॉइल साइड ये है, ये सपोज करिए ए है, और दूसरा ए डैश यहाँ पे रखा हुआ है हम लोगों ने ए डैश। तो एक कॉइल साइड ऐसा प्लेस किया जिसमें मल्टीपल कंडक्टर्स इंक्लूडेड है, राइट। ये तो फ्रंट व्यू केवल देखने के लिए मिल रहा है। एक्टिव लेंथ के बारे में बात करें तो ये ऐसा है, एंड देन बैक टू बैक कनेक्टेड है, बैक टू बैक कनेक्टेड है, एंड देन ये यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे? ए डैश कहाँ पे? यहाँ पे, या फिर यहीं पे ले लीजिए, ए डैश है अगर, तो ये यहाँ पे आएंगे सारे के सारे इस तरीके से। तो एक कॉइल साइड ये आ रहा है, एक कॉइल साइड ये आ रहा है, एक कॉइल साइड यहाँ पे अरेंज्ड है, एक कॉइल साइड यहाँ पे अरेंज है इस वाले स्लॉट में। और एक्टिव लेंथ कैसा है मशीन का? छोटा सा, इतना ही ड्रॉ करते हैं जितना आप समझ जाएं, और प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो राइट, तो देखिएगा एंड पोल यहाँ पे है, एस पोल यहाँ पे है। तो देखिए ये बैक टू बैक जो लेंथ है, बैक टू बैक कनेक्शन का जो लेंथ है, वहां पे फ्लक्स लाइंस इंटरेक्ट कर रही है क्या? नहीं, ये फ्लक्स लाइंस एन टू एस इस तरीके से जाएंगी, कि ऐसे जंप करके जाएंगी। इधर जाएंगी क्या? नहीं। इधर जाएंगी क्या? नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो फ्लक्स के इंटरेक्शन में नहीं आ रहा है, तो इतना पोर्शन केवल वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, राइट। जबकि वो ग्रैम रिंग में क्या हो रहा था, जितना अंदर से होता हुआ जा रहा था मशीन के फ्रेम के अंदर से, वो सारा का सारा वेस्ट हो रहा था।
ये ग्रैम रिंग रिप्लेस की जा चुकी है ड्रम टाइप वाइंडिंग से। इसमें भी वेस्ट हो रहा है बैक टू बैक लाइन, लेकिन जितना उसमें हो रहा था उतना वॉल्यूम ऑफ कॉपर यहाँ पे वेस्ट नहीं हुआ, राइट। तो ये होती है वाइंडिंग। सिंप्लेक्स वाइंडिंग कुछ ऐसी होती हैं, डुप्लेक्स ऐसी होंगी, ट्रिप्लेक्स ऐसी होंगी। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं इसमें? 3 है। कि एक क्लोज्ड क्लोजर ना लेके उनको कई पार्ट में डिवाइड किया, इसको दो दो पार्ट में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ m जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है वो 3 है। ट्रिप्लेक्स एंड क्वाड्रुप्लेक्स। ध्यान देते हैं वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बारे में बात करें कि लैप वाइंडिंग, क्योंकि हम लोग वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करके देखें तो उतनी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम है, उतना आपको वाइंडिंग वगैरह के बारे में ड्रॉ करके नहीं पूछेगा, राइट। तो आपको जस्ट फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और डिटेल सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल कोर्सेस में, लेकिन यहाँ पे उतना नीड नहीं है, इसीलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। वेव वाइंडिंग में क्या होती है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स कितने भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कितने भी नंबर ऑफ पोल्स हो, बट डिपेंड्स अपॉन मल्टीप्लिसिटी। कि नंबर ऑफ पोल से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिसिटी से पे डिपेंड करते हैं। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स इज मोर एडवांटेजियस इन वेव वाइंडिंग देन लैप। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू क्या होता है? 2m होता है, वेयर m इज द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। कि अगर सिंप्लेक्स यूज किए हैं तो m की वैल्यू 1, डुप्लेक्स यूज किए हैं तो 2, ट्रिप्लेक्स यूज किए हैं तो 3, एंड क्वाड्रुप्लेक्स यूज किए हैं तो 4। तो 4 टू जा 8, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा? 8, राइट। तो वेयर ए इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स में पोल का एक्सप्रेशन आ रहा है क्या कहीं पे? नहीं। तो ये नंबर ऑफ पोल्स से इंडिपेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन वेव वाइंडिंग। ए इज इक्वल टू 2m फॉर्मूला है, जहां पे m क्या है? मल्टीप्लिसिटी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे, जो कि करंट रेटिंग को एनहांस करेंगे, राइट। तो वेव वाइंडिंग में मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का और मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का एडवांटेज हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ऑलरेडी हाई होते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स का क्या एक्सप्रेशन है लैप वाइंडिंग में? जैसे ए इज इक्वल टू 2m होता है यहाँ पे वेव में, ए इज इक्वल टू पी एम होता है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू पी एम, इज इक्वल टू पी और एम, वेयर एम इज द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। तो जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, कि 2 नंबर ऑफ पोल्स हैं तो 2m, 4 नंबर ऑफ पोल्स हैं तो 4m, लाइक दैट। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर डिपेंड्स अपॉन बोथ नंबर ऑफ पोल्स एंड मल्टीप्लिसिटी। As here number of parallel paths are already more because of dependency of number of poles, so multiplex windings are more advantageous in wave than lap। यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स मोर है, मतलब करंट रेट हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी ऑलरेडी ज़्यादा है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स मोर मतलब करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा, वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी लैप की कम होगी। जबकि यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कम है, तो पैरेलल पाथ्स कम होने के कारण करंट रेटिंग कम एंड वोल्टेज रेटिंग इसकी ज़्यादा होती है। जहाँ पे हाई वोल्टेज लो करंट का रिक्वायरमेंट है वेव यूज करिए, जहाँ पे हाई करंट लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है लैप यूज करिए, लाइक दैट। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग वेव में ही यूज की जाती है, लैप में बहुत कम ही यूज करते हैं हम, नहीं यूज करते हैं, राइट। एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ध्यान देते हैं।
एक सेकंड रुकिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, तब तक हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए। और लैब के लिए ये मेंशन है, वेव के लिए क्या होगा इसको सोचिए। इसको हम लोग जस्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। एक मिनट। राइट। तो लैब एंड वेव दोनों के लिए सोचिए कितने नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड होंगे।
तो मेंशन्ड है कि ब्रशेस रिक्वायर्ड इन लैप एंड वेव वाइंडिंग, हियर इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन और एक्सप्लेनेशन। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, अगर मल्टीप्लिसिटी कंसिडर ना करें, राइट। तो नंबर ऑफ ब्रशेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या होते हैं, ए इज इक्वल टू लैप में, जस्ट अ सेकेंड कुछ इशू है। लैप वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू पी होता है, ए इज इक्वल टू पी होता है, राइट। एंड वेयर इन वेव वाइंडिंग अगर मल्टीप्लिसिटी कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू ऑलवेज 2 होता है, राइट। ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू पी, वेयर ए इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, where a is number of parallel path। तो नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड भी क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा लैप में। इन लैप वाइंडिंग देयर आर एज मैनी पैरेलल पाथ्स एज नंबर ऑफ पोल्स, therefore the number of brushes required equals to the number of poles, equals to the number of poles। Example, for 4 pole machine, number of parallel paths are or brushes required are A is equals to P is equals to 4, तो 4 brushes are required। For 6 pole machine, A is equals to P is equals to 6, so brushes required are 6। and where in wave winding expression कहता है A is equals to 2, तो number of brushes required always 2। in wave winding the windings connected to form only 2 parallel paths regardless of the number of poles, therefore only 2 brushes are required। for 4 pole machine brush requirement is 4, for 6 pole machine brush requirement are 6, sorry 2। कोई भी नंबर ऑफ पोल्स हो, ब्रशेस ऑलवेज 2 यूज होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा लैप एंड वेव वाइंडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर लैप वाइंडिंग है और 4 पोल की मशीन है NS, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं, 4 हैं। लैप वाउंड है एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर A इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे कितने हैं, A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2 रिगार्डलेस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये वेव गलत लिखा हुआ है। इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग आगे के सेशंस में, लैप एंड वेव वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो सपोज करिए ये लैप ही के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लैप वाइंडिंग ही है ये। तो लैप वाइंडिंग में NS इस तरीके से 4 नंबर ऑफ पोल्स हैं एंड एक्चुअली हम लोगों ने डिटेल्ड वाइंडिंग डायग्राम डिस्कस नहीं किया है।
जस्ट अ सेकेंड। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस और कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिटेल बाइंडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड देन अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाके क्लियरिटी आएगी, इजंट इट? अभी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी आपको। तो हम लोग आर्मेचर पर पोल के बारे में बात करें कि आर्मेचर एमएमएफ पर पोल, आर्मेचर एमएमएफ पर पोल कितना होता है? तो एमएमएफ क्या होता है? एन मल्टीप्लाइड विथ आई। एमएफ क्या होता है? एन मल्टीप्लाइड विथ आई। तो आई कितना फ्लो कर रहा है देखिएगा यहाँ पे आर्मेचर में करंट कितना फ्लो कर रहा है कि सपोज करिए इस तरीके से कोई मशीन है, एन पोल यहाँ पे है एंड एस पोल यहाँ पे है, दिस इज डी एक्सिस, और यहाँ पे आर्मेचर आपको कॉइल देखने के लिए मिल रहा है एंड एक ब्रश यहाँ पे अटैच्ड है, एक ब्रश यहाँ पे अटैच्ड है। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो आई ए जाएगी, और ये करंट यहाँ से जाने के बाद ये डिवाइड होगी दो पार्ट में। दिस इज, अगर ये डी एक्सिस है तो ये कौन सी एक्सिस है? क्यू एक्सिस, एक्सिस। तो आई ए यहाँ से जा रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट इधर जाएगा आई बाई टू, दो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं यहाँ पे, एंड यहाँ से ये रिटर्न आ जाएगा, यहाँ से ये रिटर्न आ जाएगा, दोनों कॉम्बाइन होके आई ए प्रोड्यूस करेगा। तो चाहे कोई भी मशीन हो, कितने भी पोल की मशीन हो, कितने भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हो, आर्मेचर में जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं, जनरल एक्सप्रेशन लिखना रहे कि करंट कितना फ्लो करता है आर्मेचर में, तो आई ए बाई ए करंट फ्लो करता है आर्मेचर में। तो करंट मिल गया। एंड कंडक्टर क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z/2, कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो यूज हुए हैं वो अगर Z है, अगर Z है, राइट, अगर सपोज करिए Z=2 है, तो इससे टर्न्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स, एक कंडक्टर, दो कंडक्टर से कितने टर्न बनेंगे? एक टर्न, राइट। और अगर इफ Z=4 होते तो टर्न्स कितने बनते? टर्न्स, जस्ट अ सेकेंड, कितने टर्न्स बनते? ये ये दो कंडक्टर्स यूज हो चुके, एक टर्न बना, एंड देन बैक टू बैक कनेक्शन कुछ इस तरीके से। तो चार कंडक्टर से कितने कंडक्टर? एक, दो, तीन, चार, चार कंडक्टर से कितने टर्न्स बने? 2 टर्न्स। तो मतलब 4/2 लिख सकते हैं, Z/2 लिख सकते हैं, राइट, Z/2 कंडक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर 6 होते, नंबर ऑफ कंडक्टर 6 होते, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने बनते? तो ये दो कंडक्टर्स, ये दो कंडक्टर्स यूज हुए एंड दो और कंडक्टर्स यूज करें तो ऐसा कुछ। ये चार कंडक्टर से 2 टर्न एंड 6 कंडक्टर से 3 टर्न।
3 टर्न कॉइल बनती, राइट। तो टर्न्स कितने बने? 3। यहाँ पे 1 टर्न बना, यहाँ पे 2 टर्न बना। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज जनरल एक्सप्रेशन लिखना रहे तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो आर्मेचर में करंट कितना, एमएमएफ लिखना रहे आर्मेचर का, टोटल आर्मेचर एमएमएफ लिखना रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ एम एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? Z/2, Z/2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। करंट कितना फ्लो कर रहा है? IA आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाई ए, IA/A करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये हो गया टोटल एमएमएफ, टोटल एमएमएफ इन आर्मेचर, टोटल आर्मेचर एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब आर्मेचर एमएमएफ पर पोल चाहिए, पर पोल चाहिए आर्मेचर एमएमएफ, एमएमएफ पर पोल। तो आर्मेचर एमएमएफ पर पोल चाहिए, तो एमएमएफ पर पोल इज इक्वल टू Z/2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, करंट कितना फ्लो कर रहा है? IA/A, जितने भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है, एंड पर पोल के लिए 1 डिवाइडेड बाई पी, पी से डिवाइड कर देंगे तो एक पोल के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। पर पोल जितने नंबर ऑफ पोल्स हों उतने नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर दीजिए, तो एक पोल के अंडर में कितना एमएमएफ आ रहा है वो पता चल जाएगा, राइट। तो इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है Z/2 IA/A 1/P, Z/2 IA/A 1/P, IA/A Z/2 1/P। तो ये एक्सप्रेशन आपको माइंड में रखना है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। IA/A, let me write IA/A Z/2 1/P, आर्मेचर टर्न्स पर पोल, आर्मेचर टर्न्स पर पोल, आर्मेचर एमएमएफ पर पोल, राइट। अब कंसिडर अ 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर आर्मेचर विथ 8 कंडक्टर्स इज रिकनेक्टेड एज वेव। लैप वाइंडिंग है, उसको वेव में कनेक्ट करना है। तो लैप में अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि लैप वाइंडिंग में A इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 4 होता है, एंड वेव में A इज इक्वल टू 2 होता है ऑलवेज, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात नहीं किया हुआ है। सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो M की वैल्यू क्या है? 1, तो M लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 रहता तो M भी लिखते, राइट, कि दोनों में A इज इक्वल टू PM हो जाता एंड A इज इक्वल टू 2M हो जाता, वेयर M इज द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। सिंप्लेक्स है तो M की वैल्यू 1। तो लैप वाउंडेड है और नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z की वैल्यू 8 गिवन है, एंड लैप वाउंड जनरेटर विद 8 कंडक्टर इज रिकनेक्टेड एज वेव। तो ध्यान दीजिएगा इसका कनेक्शन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, 8 कंडक्टर्स हैं टोटल, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं? 4। तो एक पैरेलल पाथ, दो पैरेलल पाथ, तीसरा पैरेलल पाथ, चौथा पैरेलल पाथ, 4 पैरेलल पाथ बनाए। अब दो दो कंडक्टर्स एक एक पाथ में प्लेस करिए, तो कितने कंडक्टर्स हो गए? एक फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर, थर्ड कंडक्टर, फोर्थ कंडक्टर, 5 कंडक्टर, 6 कंडक्टर, 7th कंडक्टर, 8th कंडक्टर, राइट। तो 8 कंडक्टर्स को इन 4 पैरेलल पाथ्स में ऐसा अरेंज कर दिया हम लोगों ने। अब लेट अस सपोज कि अगर एक एक कंडक्टर एक एक वोल्ट हैंडल कर रहे हैं, एक एक वोल्ट हैंडल कर रहे हैं, राइट, एक एक वोल्ट हैंडल कर रहे हैं, तो और एक एक कंडक्टर एक एक एम्पियर का करंट फ्लो करवा पा रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में एक एक एम्पियर फ्लो करेगा, कि यही एक एम्पियर इसमें से भी, इसमें से भी फ्लो करेगा, यही एक एम्पियर इसमें और इसमें से भी, यही एक एम्पियर इसमें इसमें, कि करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कंडक्टर की अगर 1 एम्पियर है एंड वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी पर कंडक्टर की 1 वोल्ट है, तो टोटल करंट आउटपुट कितना मिल रहा है? ये हम लोगों ने माना हुआ है ना, सपोज किया हुआ है, कोई फॉर्मूला या फिर क्वेश्चन में गिवन नहीं, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा सपोज किया हुआ है। तो यहाँ से टोटल करंट जो फ्लो करेगा वो 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, एंड टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस में कितना देखने के लिए मिलेगा? 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट टोटल 2 वोल्ट ये हैंडल कर सकता है,
2 वोल्ट तो 4 एम्पियर ये हैंडल कर सकता है पूरा कॉम्बिनेशन। तो ये वाइंडिंग जो लैप वाइंडिंग बनेगी वो 2 वोल्ट एंड 4 एम्पियर हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। 2 वोल्ट एंड 4 एम्पियर करंट एंड वोल्टेज हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। तो टोटल पावर आउटपुट कितना होगा, पावर इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड विथ आई, तो 8 वाट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी इस लैप वाइंडिंग की, राइट। ये सब वैल्यूज हम लोगों ने रेंडमली अपने माइंड से लिया हुआ है, कहीं से आई नहीं हुई है। और ये वेव वाइंडिंग में अगर रिकनेक्ट करते हैं इसको, तो हम लोगों को पता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होते हैं वेव वाइंडिंग में, 2, चाहे जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ऑलवेज 2 होते हैं। तो वेव वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, इन 8 कंडक्टर्स को 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स में अरेंज करना है। तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स आएंगे, 4 कंडक्टर्स आएंगे, तभी तो टोटल जाके 8 होंगे, राइट। तो चारों कंडक्टर्स को एक ही पैरेलल पाथ में एंड इन चारों को एक पैरेलल पाथ में अरेंज किया। एक कंडक्टर 1 वोल्ट हैंडल कर सकता है। तो टोटल इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना आएगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। ये भी 1, 2, 3 एंड 4 वोल्ट टोटल कंबाइन होके 4 वोल्ट ये हैंडल कर सकता है। अब एक कंडक्टर की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी थी, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो करवा सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो होता हुआ जा रहा है और पूरे के पूरे कंडक्टर में 1 ही एम्पियर फ्लो करेगा। यहाँ पे भी 1 एम्पियर फ्लो कर सकता है टोटल, पूरे के पूरे कंडक्टर में 1 ही एम्पियर। तो टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर। टोटल करंट आया 2 एम्पियर। तो 4 2 8, पावर कितना आ गया, 8 वोल्ट। तो देखिए करंट एंड वोल्टेज की रेटिंग चेंज हुई है, लेकिन पावर जो है दोनों लैप एंड वेव में सेम है कि पावर 8 वाट यहाँ पे भी है, 8 वाट यहाँ पे भी आया हुआ है, केवल करंट एंड वोल्टेज की रेटिंग चेंज हुई है। तो ध्यान देते हैं लैप वाइंडिंग में वोल्टेज की रेटिंग कम मिल रही है, लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन के लिए लैप यूज करते हैं, एंड वेव जो है हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ से ये कंक्लूड होता है हाई वोल्टेज लो करंट, और ये लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन के लिए इसको यूज करेंगे। जबकि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, दोनों की सेम, पावर सेम हैंडल करेंगे, राइट। तो अगर लैब को वेव में कनेक्ट करें तो उसके लिए जनरलाइज फार्मूला हमारे पास होना चाहिए कि करंट की रेटिंग जो होती है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ज़्यादा है तो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कम है तो करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा है तो वोल्टेज क्या है, 2 ही वोल्ट मिल रहा है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कम है तो वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, 4 वोल्ट। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स अगर ज्यादा होंगे तो वोल्टेज कम मिलेगा। तो ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा तो वोल्टेज कम मिलेगा, राइट। तो दोनों के बीच में वोल्टेज और पैरेलल पाथ्स में क्या रिलेशन है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ज्यादा है तो वोल्टेज कम मिलेगा, हम लोगों को वोल्टेज कम मिलेगा, राइट। अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा तो वोल्टेज कम। तो वोल्टेज कम। तो इस रिलेशन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आई एल डिवाइडेड बाई आई डब्ल्यू, तो दोनों नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई एल इज इक्वल टू ए एल, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डब्ल्यू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और ये दोनों इनवर्स रिलेशन में, तो वी एल यहाँ पे लिखा तो ए एल यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। वी डब्ल्यू यहाँ पे लिखा तो ए डब्ल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो ये रिलेशन बन के आ रहा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है और ये डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और पावर क्या होता है, लैप एंड वेव में दोनों में सेम होगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल स्क्वायर आर एल इज इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर आर डब्ल्यू, कि लैप एंड वेव का पावर जो है दोनों का सेम मिल रहा है। तो आई एल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट आई आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो आई को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना।
आई डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू को ए डब्ल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए एल स्क्वायर आर एल ए डब्ल्यू स्क्वायर आर डब्ल्यू, तो ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज निकल के आए, इसी के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कंसिडर अ 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर आर्मेचर विथ 8 कंडक्टर्स इज रिकनेक्टेड एज वेव। तो हम लोगों ने रिकनेक्ट कर दिया लैप को वेव में, सिंपल सी बात है, और इसके थ्रू कंक्लूड किया ये सब सेट ऑफ फॉर्मूला, राइट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। A 4-pole DC generator with lap wound armature is reconnected as wave. What will be the change in current, voltage and power? तो 4 पोल का नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4, एंड जनरेटर है, लैप वाउंड है, लैप है, इसको रिकनेक्ट कर रहे हैं वेव में, वेव। व्हाट विल बी द चेंज इन वोल्टेज करंट एंड पावर? तो हम लोगों को पता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं। इसी के बेसिस पे आप लोगों ने सॉल्व किया कि 4 पोल था, अब आई डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डब्ल्यू, ए आई एल इज इक्वल टू ए एल, एंड वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एल, एंड वी एल इज इक्वल टू ए डब्ल्यू। ऐसा इस रिलेशन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि करंट की रेटिंग वेव में कितनी आएगी एंड वोल्टेज की रेटिंग वेव में कितनी आएगी। तो वो इस तरीके से चेंज हो गया। इन सारी चीज़ों की वैल्यूज रखे हम लोग कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स वेव में कितने हो जाएंगे, वेव में 2 होते हैं, एंड लैप में कितने हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ए की वैल्यू 4 है, 4 है, क्योंकि ए इज इक्वल टू पी होता है एंड ए इज इक्वल टू ऑलवेज 2 होता है, राइट। तो 2 एंड 4, 4 एंड 2 ऐसे वैल्यू रखे, तो करंट की रेटिंग क्या हो गई, हाफ हो गई वेव में, वोल्टेज की रेटिंग वेव में जस्ट डबल हो गई लैप से। तो पी डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए, पावर चाहिए वेव में, तो आई डब्ल्यू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई किए, तो आई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई हुई है, आई एल बाई 2, एंड वी डब्ल्यू की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एल वी एल। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई एल वी एल आ गया विच इज इक्वल टू पी एल, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एल। ये एक्सप्रेशन बन के आ रहा है कि दोनों में पावर रेटिंग सेम रहेगी, करंट वेव में क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ, एंड वोल्टेज जस्ट डबल हो जाएगा लैप से वेव में, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने। अब एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड वोल्टेज के बारे में। इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू बी एल वी होता है, राइट। डीसी मशीन की इंड्यूस वोल्टेज पे बात कर रहे हैं। इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू बी एल वी होता है, वेयर बी इज द फ्लक्स डेंसिटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है, दिस इज द डायमीटर ऑफ मशीन, दिस इज एक्टिव लेंथ ऑफ रोटर, जहाँ पे कंडक्टर प्लेस है, इस तरीके से एक कंडक्टर प्लेस्ड है जिसका लेंथ ये इस तरीके से है, एक्टिव लेंथ इसका एल है, राइट, एंड एन आरपीएम से ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर की यहाँ पे एन पोर्शन से इन्वॉल्व है ये कंडक्टर, फ्लक्स लाइंस लिंक हो रही हैं, एंड एस पोल पे इंटर कर रहा है फ्लक्स लाइंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर क्या हो जाता है, बी एल वी। तो बी लिख दिया हम लोगों ने, और
बी एल मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी क्या है, पाई डी, टोटल कितना है 2 पाई आर, पाई डी और n/60, n/60 से वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो बी पाई डी एल n/60 लिखा हम लोगों ने। फ्लक्स पर पोल कितना हो जाएगा, तो हम लोगों को पता है कि फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है, तो फ्लक्स पर पोल हम लोगों को चाहिए, तो फाई पर पोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड विथ ए, तो बी बी इज द फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया, एरिया कितना होगा, पाई डी एल, पाई डी एल, राइट, पाई डी एल एंड फॉर पर पोल पी से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो ये आपको मिल रही है फ्लक्स पर पोल। तो बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाइड विथ पी डिवाइडेड बाय पाई डी एल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू पाई पी, फाइव पी पाई डी एल, फाइव पी पाई डी एल मल्टीप्लाइड विथ पाई डी एल n/60, तो पाई डी एल से पाई डी एल कैंसिल, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर आया फाइव पी एन, या फिर 5 pn या फिर 5 np डिवाइडेड बाई 60, तो एक कंडक्टर में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, 5 pn डिवाइडेड बाई 60, तो टोटल इंड्यूस्ड वोल्टेज इन टोटल कंडक्टर्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होते हैं इन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल कंडक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ कितने होते हैं, क्योंकि ये सपोज करिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है इन दोनों को मिला के, लेकिन पर पैरेलल पाथ में इतने ही नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही तो यहाँ का वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टोटल कंडक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 5 np डिवाइडेड बाई 60 एंड मल्टीप्लाइड विद Z/A, वेयर Z/A इज नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है Eg इज इक्वल टू 5 ZNP अपॉन 60 है, 5 ZNP अपॉन 60 है, 5 ZNP अपॉन 60 है, तो यहाँ से रिलेशन मिल रहा है कि Eg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, एन और फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट, तो इसको एक्सप्रेशन लिख सकते हैं Eg1 Eg2 इज इक्वल टू N1 N2 एंड फाई 1 फाई 2, ये रिलेशन लिखा जा सकता है क्योंकि इन दोनों डायरेक्ट रिलेशन में, राइट, सो इफ मेंशन कर दिया n, जहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इफ n इज कांस्टेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट रख दिया आपने, तो Eg1/Eg2 इज इक्वल टू 5 1/5 2, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, सो फ्लक्स को कांस्टेंट ट्रीट कर लीजिए, तो Eg1/Eg2 इज इक्वल टू N1/N2, तो इस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है, राइट। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेक्शन में अगेन हम लोग बात करेंगे फर्दर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एक और कॉन्सेप्ट आता है आर्मेचर रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम लोग मूव करेंगे आगे की टॉपिक्स में। आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो इफ Z is the total number of conductor, A is the total number of parallel paths, R is the armature resistance, X is the resistance per conductor, कि एक कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है वो अगर X है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पाथ, सीरीज पर पैरेलल पाथ, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर Z है तो पर पैरेलल पाथ में कितने होंगे, Z/A, है ना,
तो रेजिस्टेंस पर पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, एक का रेजिस्टेंस अगर x है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर x है, तो रेजिस्टेंस पर पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, कंडक्टर पर पैरेलल पाथ देखिए कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे 2 और 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ का कंडक्टर तो लेट मी राइट कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज, अगर x इज द रेजिस्टेंस पर कंडक्टर है तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ z बाई ए आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर अगर z है तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ z बाई ए आ गया, राइट। अब एक का रेजिस्टेंस अगर x है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर x है तो रेजिस्टेंस पर पैरेलल पाथ कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस पर पैरेलल पाथ, तो x से z बाई ए में मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब अगर 2 बाई 2 पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2 बाई 2 हो गया विच इज 1। अब x जेड बाई ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, एक्स जेड बाई ए मल्टीप्लाइड विद ए, एक्स जेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई ए, इसको r इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स जेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई ए, तो ये एक्स जेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आर ए इज इक्वल टू एक्स जेड बाई ए स्क्वायर इफ ए इज द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो आर ए इज इक्वल टू एक्स जेड बाई ए स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट, एक्स जेड बाई ए स्क्वायर, एक्स जेड बाई ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट इजी हैं, बस समझने की बात है।